रिकैप करा देता हूँ जो कल का डिसाइड हो गया थर्सडे को 12:50 कमिंग या नेक्स्ट अच्छा अगर आपको याद हो तो कल हम टूवर्ड्स कल हमने जो चीज़ें की थी आपको पहले बताना था, कल डिसाइड कर सकते हैं, आप एक दे दीजिए तो अच्छा अगर आपको याद हो तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कल हमने एक प्रॉब्लम ये सॉल्व किया था कि कंस्ट्रेंट्स को कैसे शामिल करना है। तो मैंने कहा था कि कंस्ट्रेंट्स दो किस्म के होते हैं, दो से ज़्यादा किस्म के भी होते हैं, लेकिन कल हमने जिन कंस्ट्रेंट्स की बात की थी वो ऐसे कंस्ट्रेंट्स थे जो पोजीशन पे डिपेंड थे, जो ये फंक्शंस थे कर्व का y का जो बताते हैं कोई फंक्शन x का और x का फंक्शन। तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हमने कहा था जिनमें कोई वेलोसिटी कोई डेरिवेटिव नहीं आती, उनको कहते हैं कि ये वाला हमने कंस्ट्रेंट्स थे। तो हमने कहा था कि कंस्ट्रेंट्स दो किस्म के कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में शामिल करने का तरीका हमने देखा था। हमने कहा था कि डिफरेंशियल भी होते हैं और इंटीग्रल भी होते हैं। अगर हमें कोई ऐसी कर्व पता हो जिसकी लेंथ हमें पता हो और हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना पड़े तो हम कैसे करते थे। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा था। हमने कहा था कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं j, जो पहले भी हम डिफाइन करते थे। j फंक्शनल था, किसका फंक्शन था f का, f किसका फंक्शन था y का, y किसका फंक्शन था x का और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। खास बात ये थी कि ये y फिक्स था एट द एंड पॉइंट्स, y at one end point is defined, y at the other end point is defined। आपको याद होगा x1 पे मैंने कहा था कि a पे भी y0 था हमारे केस में और b पे भी y0 था। एक ऐसी कर्व जो जिसमें जो x एक्सिस के से अबव प्लॉट की थी, मैंने कहा था कि उसमें y कंपोनेंट वैनिश करता है x के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। फिर मैंने कहा था कि ये फंक्शन मिनिमाइज होगा j जो मैंने लिखा था along with these two conditions के जी y defined at the end points, और साथ में कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी थी जो इंटीग्रल की फॉर्म में थी, और ये कहा था कि वो सारे इंटीग्रल का जो जवाब है वो लेंथ के बराबर है। फिर हमने एक क्वीन डायगो प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि पैर की चमड़ी से रस्सी बनाए, रस्सी से आपने देखा कि उसने कितना पूरा शहर डेवलप किया, अपना शहर का एरिया कैलकुलेट, फिर जितना उसने उस रस्सी को स्ट्रिप्स में काट के जोड़ा, रस्सी बनाई और उस रस्सी के साथ फिर उसने एक तरफ x एक्सिस रखा और y एक्सिस पे कर्व बनाई। तो हमने देखा वो जो कर्व की कोई ना थी वो सेमी सर्कल थी। ये लास्ट टाइम हम कर चुके थे। यहाँ के बारे में अगर इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल हो या कोई बंदा कोई चीज़ करेक्ट करना चाहे तो प्लीज़, किसी का कोई सवाल हो। परफेक्टली फाइन, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ओके चलो गुड। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम हमने कहा था कि लेट्स इंट्रोड्यूस एक सिंप्लीफाइड नोटेशन यूज करेंगे हम। आपको याद होगा अभी तक हमने जो सॉल्व किया है, जो ऑयलर्स इक्वेशंस फाइंड की थी हमने कहा था कि अगर y एक्चुअल पाथ है, y वो एक एक्चुअल ट्रेजेक्टरी हमें देता है, एक रास्ता देता है x1 से लेकर x2 तक। अगर उस रास्ते को हम कर्व बनाएं, दोनों पॉइंट्स को जोड़े तो y ऑफ x प्लस ये ओरिजिनल कर्व है। हमने कहा था कि इस ओरिजिनल कर्व से थोड़ा सा हम हटते हैं, एक पैरामीटर अल्फा इंट्रोड्यूस करते हैं और एक वेरिएबल ईटा इंट्रोड्यूस करते हैं जो बताते हैं खुद फंक्शन है x का, उस x का उस वेरिएबल की डिपेंडेंस पे हमने ये कर्व ड्रा की हुई। तो हमने ये देखा था कि अगर y चेंज होता है तो j चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, j को एक्सट्रीमाइज किया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और हमने ये साबित किया था कि अगर इसको एक्सट्रीमाइज करते हैं तो आपके पास ऑयलर्स इक्वेशन आती है। ये हम कर चुके थे। अगर आपको याद हो तो कल मैंने इससे स्लाइटली डिफरेंट चीज़ की थी। मैंने कहा था कि मैं वापस वहीं पे जाऊंगा, एक स्टेप बीच में नहीं करूंगा, ऑयलर इक्वेशन लेके चलूंगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि जो हमारे जो कंडीशन थी वो थी j dj by d अल्फा, दिस थिंग इज इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक पार्शियल f ओवर पार्शियल x, ये भी पार्शियल ही है, माइनस d by dx पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्राइम dx। याद है यही इक्वेशन थी ना? अच्छा, अब अगर इसके मैं दोनों तरफ एक d अल्फा से, अगर मैं एक, क्योंकि अल्फा का x से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना,
इसका मतलब इसको मैं इंटीग्रल के अंदर ले भी आऊँ तो खैर कोई बात नहीं, ले आता हूँ मैं। अल्फा तो एक पैरामीटर था x1 से लेकर x2, df over dx माइनस d by dx और df by dy प्राइम कर्व की कोई होते हैं d by dx df by dy प्राइम into d alpha x। ये ठीक लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा? एक चीज मिसिंग है इसमें से, अगर आपको याद है क्या चीज मिसिंग थी? पार्शियल y बाय पार्शियल अल्फा मिसिंग था। शाबाश। क्यों मिसिंग था? क्योंकि आपको याद होगा ये ईटा था ना, अभी तो मैंने इसको 0 के बराबर नहीं पुट किया था, तो इसलिए एक चीज मिसिंग है जो थी पार्शियल y ओवर पार्शियल अल्फा। शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने मुझे बताया, एक चीज मिसिंग है। अच्छा चलो गुड। क्या इसको फिर थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, x1 से लेकर x2 तक सिर्फ क्या एक ही चीज मिसिंग है या कुछ और भी मिसिंग है? क्या? चलिए इसको थोड़ा सा पहले साफ कर लेते हैं। df over dy माइनस d by dx पार्शियल f over पार्शियल f प्राइम को सॉरी y प्राइम into dy by d alpha into d alpha dx। ठीक लिखा भी? लेट्स डिफाइन, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करते हैं। लेट्स डिफाइन डेल्टा ऑफ एनी क्वांटिटी, लेट्स से डेल्टा j एज dj over d alpha, ये पार्शियल j ओवर पार्शियल अल्फा इनटू d alpha, स्मॉल चेंज की तरह की चीज। और मैं बिल्कुल इसी तरह मैं डेल्टा y भी डिफाइन कर सकता हूं। डेल्टा y क्या होगा? dy over d alpha and d alpha, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए, थोड़ा सा साफ करके लिखा जा सके इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? सो डेल्टा j इज इक्वल टू क्या बन जाएगी? डेल्टा j इज इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक df over dy माइनस d by dx आपको क्या लग रहा है डेल्टा y की हैसियत क्या हो गई है? डेल्टा y की हैसियत आपको ऐसे लग रहा है जैसे ईटा x लग रही थी? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना कि जो जब हमने पहले पार्शियल j बाय पार्शियल अल्फा कैलकुलेट किया था तो यहाँ ईटा x आया था। अब हमने जब डेल्टा j कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर डेल्टा y आया है। ईटा क्या था? अगर आपको याद हो पुराने केस में जो हमने पहले केस सॉल्व किया था उसमें आपने क्या किया था? उसमें आप ये कहा था कि अगर x1 और x2 दो पॉइंट्स हो, इनके अराउंड आपका कोई एक्चुअल पाथ हो y ऑफ x, आप इस पाथ से कोई ईटा ऑफ x वेरी करें इस पाथ को, तो ये आपका नया पाथ है। याद है ना आपको, आपने कहा था कि ये सारे का सारा ईटा x हो जाए। अल्फा तो एक पैरामीटर था ना, जरा दिखा दो इसके साथ। अब आपने क्या किया? अब आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह की बात है जिस तरह अगर आप डेल्टा, अगर आप j लिखते हैं, ये चीज j इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 से लेकर x2 f which is a function of y prime and x, यही था ना? ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह अगर आप यहाँ डेल्टा j लिखते तो यहाँ पर डेल्टा कैलकुलेट। डेल्टा क्या है? पुराने f और नए f का काइंड ऑफ डिफरेंस मानता है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा को अंदर लेके जाऊं, किस तरह अंदर लेके जा सकता हूं? क्योंकि एंड पॉइंट फिक्स है। ये बात याद रखिएगा, अगर एंड पॉइंट फिक्स ना होते
मैं ये नोटेशन कभी भी नहीं लिख सकता था। आपको याद होगा ये लिखने में भी जब हमने इसको ईटा ऑफ एक्स लिखा था उस वक्त भी यही बात थी कि ईटा ऑफ एक्स वैनिश कर जाता था x1 के ऊपर भी और x2 के ऊपर भी। ये बात याद है ना आपको? अच्छा, इसको अगर डेल्टा को अंदर लेके जाएं आप, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं? कौन बताएगा? पहली तो बात है, इसको मैं उठा के अंदर लेके जा सकता हूं। क्यों लेके जा सकता हूं? क्योंकि एंड पॉइंट्स फिक्स हैं, ये डिपेंड ही नहीं करते इस डेल्टा पे। जरा देखें इसको, मैं ये लिख रहा हूं डेल्टा एफ dx। अब डेल्टा एफ कैलकुलेट करके दें मुझे, कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? अच्छा चलो, अच्छा आप याद रखिएगा, हाँ डेल्टा का मतलब है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई। क्यों? एफ डिपेंड करता है वाई पे और वाई में चेंज है डेल्टा वाई प्लस, अच्छा यहां पर लिमिट्स फिक्स है x1 x2 और वो यहां भी फिक्स है x1 x2 प्लस डेल्टा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम dx। ये भी ठीक लिखा है मैंने? हाँ, इसमें और उसमें फर्क क्या है मैं अभी बताता हूँ। इन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। अच्छा, ये मतलब याद रखिए डेल्टा वाई प्राइम क्या चीज है? डेल्टा वाई प्राइम है डेल्टा ऑफ dy ओवर dx। लेकिन चूंकि सारी चीजें एंड पॉइंट पे वैनिश करती हैं, ये उतना ही ठीक है जितना ये ठीक है। दिस इज इक्वल टू dy dx ऑफ डेल्टा वाई। क्यों? स्मॉल चेंज है, चेंज तो y हो रहा है। अगर y चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव भी उसी तरह चेंज होगा। यानी अगर y डेल्टा y प्राइम डेल्टा y हो रहा है तो y प्राइम डेल्टा y प्राइम हो रहा था। अब डेल्टा y अगर बजाते खुद एक पैरामीटर, अब डेल्टा y को नेट से z कह लें तो इसका मतलब है ये dy dx ऑफ z भी मान लेगा व्हिच इज इक्वल टू z प्राइम। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको जरा यहां रखेंगे, क्या जवाब आएगा? सो डेल्टा j इज, सो डेल्टा j बिकम्स x1 से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो दरमियान में जहां मर्जी चाहे इंटरप्ट कर सकते हैं। तो आई कैन, मैं आपकी बात का जवाब हो गया। सो दिस इक्वल टू d डेल्टा f ओवर डेल्टा y प्लस डेल पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम। अच्छा, यहां डेल्टा y भी है प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई एक्स। काश मैं डेल्टा वाई कॉमन ले सकता, लेकिन ले सकता हूं मैं क्योंकि मुझे पता है कि डेल्टा वाई है क्या चीज। क्या इस आप में से कुछ लोग, कितने लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं कि इसको ऐसे मैंने गलत लिखा है? बताइएगा जरा। कैन आई राइट इट एज डेल्टा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डेल्टा y प्लस d by dx ऑफ पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम डेल्टा y। अच्छा, इसको मैं अगर खोल दूं तो क्या आंसर आएगा? d by dx ऑफ फर्स्ट डेल्टा y उसी तरह प्लस फर्स्ट d by dx ऑफ डेल्टा y जो कि मेरे पास है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा है, एक टर्म एक्स्ट्रा भी आती है। वो कौन सी है? वो है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम टाइम्स dx। बेशक आप इसको खोल के देखें, ये एक्स्ट्रा टर्म कर देगी वापस यही जवाब है जो पहले मैंने कहा, बिल्कुल वही काम अभी किया। चलिए, डेल्टा वाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, दूसरी टर्म निकाला से लिख देते हैं। सो व्हाट आई हैव x1 x2 dx पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y माइनस d by dx पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम डेल्टा y। इस टर्म और इस टर्म को मैंने इकट्ठा कर लिया प्लस प्लस यहाँ प्लस x1 से लेकर x2 तक dx d by dx ऑफ
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई। अभी भी ठीक लिखा, गलती तो नहीं की लिखने में। देखिए अगर डी अल्फा हटाते हैं तो वापस वही लिखा हुआ है। डेल्टा वाई क्या था? ईटा एक्स डी अल्फा। डी अल्फा अगर हटा दें सारे में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही चीज। अच्छा, ये आपको क्या बता रही है चीज? ये बता रही है कि अगर आप इस चीज को डिफरेंशिएट करें और उसी वेरिएबल पे इंटीग्रेट करें तो आप एंड पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं। और आपको पता है जैसी मर्जी चेंजेस हों, मैंने पहले ये बात मान के चला हूं कि डेल्टा वाई एट x1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई एट x2 इज इक्वल टू, यानी चेंज इन y एट x1 एंड चेंज इन y एट x2 इज इक्वल टू 0। क्यों? एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड। तो अब आपके पास वापस एक इक्वेशन क्या बन गई है जो बड़ी छोटी सी है। क्या बन गई इक्वेशन अभी आपके पास? सो ये टर्म तो हो गई 0। अगर ये एंड पॉइंट फिक्स ना होता तो मैं कभी इस फॉर्मूला से लेके आ सकता हूं। इसी सूरत में था जो मैं बात कर रहा आपसे। सॉरी। अच्छा, अब अगर मैं स्टेशनरी कंडीशन यूज करूं, एक्सट्रीमाइजेशन कंडीशन अगर यूज करूं कि डेल्टा जे 0 है, तो डेल्टा जे 0 एक ही सूरत में हो सकता है, डेल्टा वाई तो 0 नहीं है। तो डेल्टा वाई अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, एक ही सूरत है, दिस इज लाइक दिस, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस दिस इज दी तो ये छोटी नोटेशन यूज की हमने डेल्टा वाली, लेकिन बड़ी यूजफुल है। पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि इसका क्या फायदा, देखिए आपके पास कर्व थी, आपने कहा कोई y है जो फिक्स्ड है x1 और x2 पे। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप एक पैरामीटर अल्फा इंट्रोड्यूस करें और एक डिस्प्ले एक डिस्टेंस उस ओरिजिनल कर्व से ईटा x इंट्रोड्यूस करें, आप एक वर्चुअल सा डिस्प्लेसमेंट ले लें, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रियल डेल्टा वाई। वाई को आपने थोड़ा सा चेंज किया डी डेल्टा वाई से, और इस तरह चेंज किया कि डेल्टा वाई यहां और यहां पे 0 है। अब आप देखें अगर वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई लिखिए, आप अगर गौर कीजिएगा जो बात मैं कहने लगा हूं, अगर आपका वाई जाता है वाई प्लस डेल्टा वाई में, तो जे किसमें चला जाएगा? बिल्कुल सही स्मॉल चेंजेस होती थी, तो आपके पास सारी की सारी वही चीज आ जाएगी। अब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी कि आप ईटा एक्स इंट्रोड्यूस करें, अब आप एक ही डेल्टा इंट्रोड्यूस कर लें विद दिस कंडीशन के डेल्टा एट एंड पॉइंट फिक्स है। तो अगर आप देखें ना, तो अल्फा ईटा को मैंने डेल्टा ही कह दिया था, मैंने अल्फा ईटा को ही डेल्टा कहा। अगर आप याद हो, ईटा क्या था? डी वाई बाई डी एक्स, याद है ना, पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स ही था ना ईटा। ईटा क्या था? हाँ ठीक है ना, एक्चुअली वाई को हमने जब हमने इंट्रोड्यूस किया था, डी वाई बाई डी अल्फा लगाया था, तो पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा इज ईटा। तो इंस्टेड ऑफ ईटा आई रोट, इंस्टेड ऑफ पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा डी अल्फा आई रोट डेल्टा वाई। तो ये ईटा के साथ ही हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ईटा की तरह की चीज है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि हर दफा लाजमी भी होगा ना कि ये एक्स का फंक्शन हो, या थीटा का फंक्शन भी होगा, कई और चीजों का फंक्शन भी होगा। तो ये कितनी यूजफुल नोटेशन है ये वाली, कि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाथ से आप किस तरह वेरी करें। आप कहते हैं कि वर्चुअल से डिस्प्लेसमेंट आपने लिया या वर्चुअल डिस्टेंस लिया ओरिजिनल पाथ से, और उसके साथ देखा कि आपका जे कितना चेंज होता है। यानी अगर आप y को थोड़ा सा चेंज करें y प्लस डेल्टा y में, तो j में क्या चेंज आती है? उस चेंज को 0 पुट किया आपने, एक्सट्रीमाइजेशन कंडीशन यूज की, तो आपके पास वापस होगी ऑयलर से कोई सवाल नहीं आता। सर ये इस तरह है जैसे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में पॉइंट्स का डिफरेंस लेते हैं या हम फंक्शन का, या फंक्शन का लेते हैं, बिल्कुल y इज अ फंक्शन ऑफ x, या बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। हमें x से कोई इंटरेस्ट नहीं,
हमें कर्व से इंटरेस्ट है, तो हमने कर्व में चेंज ली है, y में चेंज ली है डेल्टा y, ठीक है। ये पावर सीरीज वाली चीज नहीं है जिससे हम हायर ऑर्डर को पावर सीरीज उस सूरत में होती है कि मैं y को कामल लेता हूं। नहीं, अगर मैं सेकंड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करूंगा ना तो फिर इधर भी सेकंड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करूंगा, किसी को इनकी एक तरफ नहीं मैं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कहा y प्लस डेल्टा y में गया है तो j प्लस डेल्टा j में गया है। अगर y प्लस डेल्टा y स्क्वायर में जाएगा तो j जो है वो j प्लस डेल्टा j में जाएगा, फिर j में भी तो करस्पॉन्डिंगली चेंज आएगी। तो सेल्फ कंसिस्टेंट ऑर्डर रखना है दोनों तरफ इक्वेशन के, जिस तरफ एक इक्वेशन में एक तरफ खोलना है चीजों में, उसी ऑर्डर पे दूसरी साइड को भी खोलना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वेशन की एक साइड पे एक ऑर्डर रखें, दूसरी साइड पे दूसरा ऑर्डर। लेकिन एक ज्यादा बेहतर तरीका था, आप घर जाइए, आप जरा इस तरह की इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए कि अगर f फंक्शन हो y का, y प्राइम का और y डबल प्राइम का, तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अब आप देखें तो y जाएगा y प्लस डेल्टा y में, y प्राइम जाएगा y प्राइम प्लस डेल्टा y प्राइम में, y डबल प्राइम जाएगा y डबल प्राइम प्लस डेल्टा y डबल प्राइम। ऐसे लग रहा है ना, खोल के देखिए क्या इक्वेशन आती है आपके पास। मैं एग्जाम में इस तरह की चीज जरूर पूछूंगा। कोई सवाल किसी का यहाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। क्लियर है या कुछ समझ गए? दीदी जो नहीं आई वो पूछ ले। कौन सा वाला समझ गया? ये वाला। अच्छा, f किस तरह चेंज हो रहा है? f को मैंने लिखा बिल्कुल उस तरह कि ये पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि f डिपेंड करता है y पे भी, f डिपेंड करता है y प्राइम पे भी, यही मैंने कहा ना। तो मैंने कहा कि f इस तरह चेंज हो रहा है कि ये चेंज इन f है। चेंज इन f किसकी वजह से हो सकते हैं? चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू y इनटू चेंज इन y प्लस चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इनटू चेंज इन y प्राइम। ऐसे आप चेंज स्टडी करते थे ना। अगर एक df आप कैलकुलेट करते थे जो x और y के साथ चेंज होता था, टोटल डेरिवेटिव आप लेते थे, तो क्या होता था? f जितना x के साथ चेंज होता था इनटू dx प्लस f जितना y के साथ चेंज होता था इनटू dy। ऐसे करते थे, बिल्कुल वही काम है। चेंज इन f कैलकुलेट किया, f क्योंकि f किस तरह चेंज होता है? अगर y चेंज हो डेल्टा और y प्राइम चेंज हो, तो मैंने कहा चेंज इन y है, और इसमें समझ फिर f डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इनटू चेंज इन y प्लस डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इनटू चेंज इन y प्राइम। ठीक है, यही अब क्लियर है? और किसी का कोई सवाल है? सर इसमें ये तरफ वेरिएबल नहीं होगा। नहीं, या अगर आपको याद हो तो मैं मान के चला था कि f एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x नहीं, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अगर मैं ये कॉलम ना लगा के x लिखता तो फिर मैं मान के चलता कि ये x का भी फंक्शन है। कॉलम लगाने का मतलब ये है कि बजाते खुद इसकी कोई x पे डिपेंडेंस नहीं है एक्सप्लिसिट, हाँ उस वजह से है कि y x पे डिपेंड करता है और y प्राइम x पे डिपेंड करता है, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस लिखने से। याद है तभी तो आइलैंड की सेकंड फॉर्म में लिखी है, वरना कोई बात नहीं, वरना एक टर्म साथ में और आती जाती है, पार्शियल x बाय पार्शियल x। और कोई सवाल? शाबाश। माँ सब ठीक है? अभी तक अभी तक तो ठीक है। प्लीज अगर कोई सवाल हो तो रोक के पूछ लें। सर ये वही हम बहुत थोड़ा हम पहले से वही मैंने कहा था, बिल्कुल सही। मैंने वही कहा कि अगर आप समझें कि ओरिजिनल पास से थोड़ा सा चेंज हुआ डेल्टा वाई, वो कह रहे हैं कि डेल्टा वाई स्क्वायर भी लेते, तो मैंने कहा डेल्टा जे स्क्वायर भी लेना था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई इनकी एक साइड को एक ऑर्डर पे एक्सपेंड करे और दूसरी कोई को दूसरे ऑर्डर पे एक्सपेंड करे, क्योंकि आप ये समझ लेना, मैंने पता क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि अगर y प्लस डेल्टा y में जाए, f गोज टू f प्लस डेल्टा f। अब आप देखें j प्लस डेल्टा j इज इक्वल टू f प्लस डेल्टा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रल लेता हूं, मैं चलो इंटीग्रल ना भी लूंगा, अच्छा यहाँ पर इंटीग्रल लिया, आपको पता है j में इंटीग्रल लिया,
ये चीज थी ना। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल डेल्टा एफ डी एक्स। ये क्या चीज लिखी हुई है, ये क्या चीज लिखी हुई है, जे है ना, शाबाश। तो ये हो गया जे प्लस इंटीग्रल डेल्टा एफ डी एक्स, so this become जे प्लस डेल्टा। तो ये जीरो जीरो तो डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा एक्स, जैसे मर्जी सोच सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर लिखता तो यहाँ भी तो स्क्वायर लिखना था, ऐसा तो नहीं कर सकता था ना कि इधर डेल्टा एफ में स्क्वायर वाले में चला जाता उधर ना, सेल्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए इक्वलिटी दोनों साइड। ठीक है, और कोई सवाल शाबाश। ये ऐसे लिखा जाता है, ये जो मैंने डेल्टा लिखा मैंने सिर्फ आपको आसान तरीके से लिखना सिखाया था, अदरवाइज ये अगर आपको ये कैलकुलस वेरिएशन समझ आ गया तो जो आगे का कोर्स है ना वो कुछ भी नहीं है, वो समझे अब आप कोर्स सारा पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ आपने उसको अप्लाई करना है और कोई काम नहीं करना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है पूरी कैलकुलस वेरिएशन में तो मुझसे पूछिए, किसी को कोई डाउट। पर वो लास्ट के इसमें 0 कैसे हो रहा है? कौन से वाला, लास्ट के लास्ट ये वाली, अच्छा ऊपर वाली, हाँ ये वाली। ये क्योंकि ये एंड पॉइंट पे वैनिश कर रहे हैं, आप एक चीज को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जोड़ना भी शुरू कर देते हैं, तो क्या करेंगे, जितना तोड़ रहे हैं उतना जोड़ रहे हैं, तो एंड पे आपके हाथ में क्या बचेगा, शुरू का हिस्सा और आखिर का। आप जोड़ते जा रहे हैं तो दूसरा तोड़ता जा रहा है उसी बराबर में, तो उतना ही देखना dx से तोड़ रहे हैं। हम पता है गलत किस तरह पढ़ते होते हैं, हम गलत इस तरह पढ़ते होते हैं dx से dx कैंसिल हो गया, डेल से डेल कैंसिल हो गया, ये गलत है तरीका सोचने का। ये सरफेस टर्म वैनिशेस, आपने पढ़ा कि जितनी भी चेंज है वो इनसाइड द सरफेस, एट द एंड पॉइंट देयर इज नो चेंज, तो एट द एंड पॉइंट देयर इज नो चेंज, तो डेल्टा वाई जीरो हो जाता है, ये जो मर्जी होता लिहाजा ये टर्म ठीक है। और कोई सवाल गुड नहीं, सर मुझे टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, अगर उसमें कोई कोर्सेज हो तो क्या सेम पाथ फॉलो होता है? जी अगर कोई रजिस्टेड कोर्सेज देखिए हमने बिल्कुल सही वेरी गुड। देखिए रेजिस्टिव फोर्सेस अगर होंगी, पहले तो बात है मैंने पूरे पाथ में कहीं फोर्स का जिक्र ही नहीं किया, यहाँ तो फोर्सेस को कोई लेना देना नहीं। फोर्स थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स थी, वो ग्रेविटेशन फोर्स थी। अगर बाकी फोर्सेस होंगी तो आपको सेल्फ कंसिस्टेंट वे में उन फोर्सेस को शामिल करना पड़ेगा अपनी कोई है। और उसका हमने कल एक तरीका सीखा था जिसे हम कहते थे लैग्रांज अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स, ठीक है, वो हम अब शामिल करेंगे फोर्सेस में और निकाल के देखेंगे। अगर फोर्सेस रेजिस्टिव होंगी तो पाथ डेफिनेटली चेंज होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि पाथ हो ही रहे कुछ चेंज होगा। लेकिन मसला ये है कि हम जितनी भी कैलकुलेशन अभी करेंगे वो कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए नहीं करेंगे। जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम आएंगे तो अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें दुनिया जहान की हर चीज़ शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको पता है कि नेचर जो है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एक प्रॉब्लम का तज़किरा तो शहीर ने खुद ही कर दिया। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें एक एजेंट का होना बहुत जरूरी था। हम ये कहते थे कि एक फोर्स है, फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रही है, किसी एजेंट से अप्लाई हो रही है, कोई थर्ड बॉडी इन्वॉल्व है बीच में जो फोर्स लगा रही है। क्योंकि हम मान के चलते थे जितनी इंटरनल फोर्सेज हैं वो सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं बाय द वर्च्यू ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तभी तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में रहती है। अब हम ये बात मान के चलते थे कि कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट था जो काम करता था। उसकी वजह से हमने कहा कि न्यूटन के 3 कवानीन हमने पढ़े, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया था, दूसरा जो था वो दूसरा एक्चुअल एक डेफिनेशन देता था आपको के फोर्स की, और तीसरा जो था वो कॉन्सिक्वेंस था उसका, ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड सीखा, हमने देखा कि एक ऐसा मेथड भी एग्जिस्ट करता है कि अगर हमें कोई फंक्शन पता हो
और आपको पता है ना, हमें पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम पता होती है, तो और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होती है। तो अगर आप देखिए अपनी क्वांटिटी को, तो अभी भी एफ भी आपका तीन चीजों पे डिपेंड करता था ना, कि आपका एफ डिपेंड करता था वाई पे, डेरिवेटिव ऑफ वाई पे, डेरिवेटिव किसके हिसाब से था, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है अगर आप y को पोजीशन से रिप्लेस कर दें तो y प्राइम किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेलोसिटी से। वेलोसिटी किस तरह आती है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x पर किससे रिप्लेस हो जाएगा, टाइम से। इसका मतलब है यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मलिज्म, x को टाइम से, y को पोजीशन से और y प्राइम को वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें। सारे के सारी फॉर्मलिज्म लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास इस फॉर्मलिज्म को देखने में। लेकिन मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा था कि फोर्सेस बड़ी खूबसूरत हैं, हमें पता है कि नेचर में हम बहुत सारे प्रॉब्लम फोर्सेस से सॉल्व करते हैं, तकरीबन सारे प्रॉब्लम हम करना चाहें, अगर हमें बार बार बहुत वक्त और बहुत दिमाग हो तो हम लगा लें। लेकिन अगर एक मसला था, अगर एक थर्ड पाथ होता, जिस तरह का आपने भी जिक्र किया, हमने भी उस तरह का एक पाथ पढ़ा था, फर्ज करें अगर मैं एक रैंडम सा पाथ बनाऊं इस तरह, अब अगर एक मैस इस पाथ से आता है तो आपको पता है ये लुढ़केगा, कहीं ऊपर जाएगा। आप समझते थे इस प्रॉब्लम को एनर्जी से सॉल्व करना ज्यादा आसान था कंपेयर टू फोर्सेस। क्यों? इस पॉइंट के ऊपर फर्ज कीजिए सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इस पॉइंट पर सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इसका वेट इधर है, इधर इसका नॉर्मल रिएक्शन और वेट बैलेंस हो रहे हैं, इधर जो है वो इस तरफ चला गया, नॉर्मल रिएक्शन वेट इधर है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ना चीजों को बैलेंस करने में। मसला क्या था? मसला यह था कि फोर्सेस वेक्टर्स थे। वेक्टर्स का हिसाब रखना इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही जमा कर दे उठा के, नहीं। आप कहते थे फोर्सेस तो इस तरह बैलेंस होती है वेक्टर्स में कि वो कंपोनेंट जो उसके अलोंग होगा वो उसके साथ बैलेंस होगा, जो कंपोनेंट जिसके अलोंग होगा उसी के अलोंग ही बैलेंस होगा, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो जनरली ये चीज इज होल्डिंग। अब ऐसा नहीं कर सकते कि कोई फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग है और आप कहीं को एक्स एक्सिस को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं। वाई को वाई के साथ बैलेंस करेंगे, एक्स को एक्स के साथ, जेड को जेड के साथ। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये था कि इसमें कंस्ट्रेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल था। आप वही प्रॉब्लम जो आपने अभी किया था कि एक स्फीयर के ऊपर एक मैस को लेके चले, उसकी सरफेस के ऊपर, आप इसको फोर्सेस के मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस पे इधर है, हर जगह पे फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, तो इस प्रॉब्लम को करना आसान नहीं है। इस तरह ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें नेचर का ये कानून पता है, नेचर सीक्स फॉर स्टेबिलिटी, हर चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी की कंडीशन में फॉर्चुनेटली जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी मिनिमाइज होती है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वेरिएशन प्रिंसिपल से एक्सट्रीमाइजेशन पढ़ाया है। एक्सट्रीमाइजेशन की दो कंडीशन होती है, मिनिमाइज भी हो सकता है, मैक्सिमाइज भी हो सकता है। एक्सट्रीमाइज करने का मतलब ये होता है बेसिकली। और आपको पता है ना कि जो हीरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया था, उसने एक चीज साबित की थी। उसने कहा था कि रोशनी जो है ना, उसको एक शीशे से टकराएं आप, तो वो रास्ता लेती है जो सबसे छोटा होता है, और इसी से उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाले थे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज परफेक्टली डिफाइंड, कोई मसला नहीं था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसने निकाला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हिच लेट्स से थीटा इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज इक्वल टू थीटा रिफ्लेक्शन। लेकिन जब इसमें से देखा गया कि रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो फिर मसला बन जाता है। मैंने आपको सिक्के की मिसाल दी थी, अगर आप एक सिक्के को गिराते थे तो वैसे वो लगता है सीधा गिरता है, पानी में अब सिक्का अपने हिसाब से बस उसी सिराते मुस्तकीम पे ही अपने सीधा ही जा रहा है। आप जब देखते हैं तो आपको लगता है नहीं, वो तो बैंड की तरफ बेंड करके जा रहा है। तो इसका मतलब है रोशनी अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अगर आप पाथ चेंज करती है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम ये मान के चलें कि रोशनी छोटे से छोटा रास्ता लेती है तो उसको कैसे पता चला कि अब ये रास्ता छोटा है? ये फिर मसला हो गया कि रास्ता छोटे, रास्ते की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लग रहा था रास्ता लंबा है ये वाला। देखिए ना, एक बंदा कहीं मैं ऐसे पहाड़ पे चढ़ के जाऊंगा, एक बंदा कहीं मैं सीधा जाऊंगा, तो ये तो आपकी अकल कहती है ये रास्ता छोटा है, ये वाला रास्ता जो है ये बड़ा है। आपकी बात आपकी अकल भी मानती है इस बात को। तो फिर जो था फर्नर्स ने लॉ दिया अपना प्रिंसिपल, उसने कहा नहीं, एक्चुअली मसला ये है रोशनी वो रास्ता लेती है जिसको से सबसे कम वक्त लगता है। तो वो चीज जो पहले हम
फासलों से नाप रहे थे मिनिमाइजेशन के लिए, फासला कम से कम लगता है, वो मामला फासले से निकलकर वक्त पे आ गया था। और मजे की बात है, इससे ना सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो रहा था बल्कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन, स्नेल्स लॉ भी एक्सप्लेन हो रहा था। तो ऑप्टिक्स वाज परफेक्टली फाइन, रे ऑप्टिक्स में कोई मसला नहीं था। अगर रोशनी को वक्त के साथ देखेंगे, वो रास्ता लेगी जिससे कम से कम वक्त लेगा। यही ब्रेकिस्टोग्राम प्रॉब्लम में आपने किया था। Yes. अगर ट्रैजेक्टरी जो कैलकुलेट की टाइम के साथ करते हो, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट आया कि एक क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसे कहते हैं एक्शन। बाय द वे लोग बात मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा। एक्शन के बारे में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने कहा था, जिसका नाम आपको पता है क्या नाम? मॉर्पिचुस ने कहा था कि ओके, परफेक्टली फाइन, एक्शन वो रास्ता, पार्टिकल वो रास्ता लेता है जिससे उसका एक्शन मिनिमाइज होता है। अब एक्शन जो है उसके डायमेंशंस होते हैं लेंथ, एनर्जी इनटू टाइम। और उसे पता है एक्शन, उसने कहा एक्शन क्यों मिनिमाइज होता है? उसने कहा बाय द विजडम ऑफ गॉड। तो थोड़ा सा थियोलॉजिकल था ना, उसने कहा बाय द विजडम ऑफ गॉड। लेकिन इसको जो पहली दफा सेंस दी थी ना, इस चीज को सेंस से मुराद है कि मैथमेटिकल सेंस दी थी, वो लैग्रांज ने दी थी। उसने कहा था ठीक है, परफेक्टली फाइन। लेकिन वंस अगेन मैं कह रहा हूं, एक्शन का मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ज्यादा फंडामेंटल है, वो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। हैमिल्टन्स का प्रिंसिपल इज वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये कोई नई चीज नहीं है, पहली तो बात ये याद रखें। हमेशा जब हम ये हैमिल्टन्स मैकेनिक्स हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि नई मैकेनिक्स है। ये नई मैकेनिक्स नहीं है, नई फॉर्मलिज्म है। मैकेनिक्स न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स ही थी, लेकिन ये ऐसी हमने फॉर्मलिज्म दी है कि इस फॉर्मलिज्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, क्वांटम मैकेनिक्स में भी, क्लासिकल फील्ड थ्योरी में भी, क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी, एक पार्टिकल से लेकर इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स तक, इनफाइनाइटली मैनी डायमेंशंस तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मलिज्म की खूबसूरती ये है कि ये फॉर्मलिज्म जो है ये ज्यादा जनरल है। ठीक है, क्लियर हो गया कि फॉर्मलिज्म है क्या? हैमिल्टन्स ने 2 पेपर लिखे थे यज्ञवादी के, और वो बड़े फेमस पेपर हैं इसके, और इसको कहते हैं हैमिल्टन, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, these are known as हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है क्या? मैंने आपसे क्या कहा था? रास्ते की बात नहीं है, वक्त की बात है। उसने कहा जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, उसने रास्ते की बात ही बीच में खत्म कर। उसने कहा जितने मर्जी पॉसिबल रास्ते आप ले लें, पार्टिकल वो रास्ता लेता है जिसपे वो एक क्वांटिटी को मिनिमाइज करता है, और वो क्वांटिटी है चेन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। वो कहता है पॉसिबल पार्टिकल जितने भी पाथ लेता है, वो उसी पाथ को मिनिमाइज करता है, कम से कम वक्त करता है, जिसमें उसका काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं T कहूँ और पोटेंशियल एनर्जी को मैं अगर U कहूँ, तो जिसमें ये T माइनस U का डिफरेंस है, ये डेफिनेशन है उसकी, ये उसके प्रिंसिपल की डेफिनेशन है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उस क्वांटिटी को वो, ठीक है, इसको हम बाद में लगा के बहुत कुछ इसे निकाल सकते हैं, बाद में इससे बहुत कुछ हम निकाल लेंगे कि माइनस क्यों होना चाहिए, प्लस क्यों नहीं होना चाहिए, वो बाद में सारी चीजें हम निकलेंगे। लेकिन वो जो उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया था, उसने कहा था ऑल पॉसिबल पाथ, बाद में उसको मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा, ऑल पॉसिबल पाथ इन अ गिवन स्पेस। मैं इसको ज्यादा जनरलाइज करूंगा बाद में। उसने कहा पार्टिकल वो रास्ता लेगा जिसमें वो मिनिमाइज करेगा अपनी, वही जो फंक्शन होगा जिसको वो मिनिमाइज करेगा, कहा एक सेकंड से, वो होगा किसी भी टाइम t1 से लेकर t2 तक t माइनस u dt, अगर इसको मिनिमाइज करेगा। यानी अब आपको जो j बन रहा है ना, वो t माइनस u बन रहा है, बस। t काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है? अच्छा, अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम्स की बात करें, कंजर्वेटिव सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और फोर्स इज डिराइवेबल फ्रॉम द पोटेंशियल। आपको याद है ना, F is the gradient of a potential, the negative gradient of a potential. Negative is a conventional sign, आगे फोर्स का एक्चुअल साइन आ जाए। जी हाँ, आपके ओपिनियन में ये
assumption है ये प्रिंसिपल Principle नहीं ला सकते। छोटे वही है ना क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिंसिपल है। लेकिन आप एक चीज नोट करें, थोड़ी देर तक इसको इस तरह सोचें। काइनेटिक एनर्जी है मोशन वाली, पोटेंशियल एनर्जी है कोई एनर्जी है जो पोजीशन पर डिपेंड करती है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये कोई, अगर आप इसको इस टर्म में सोचें ना तो ये बड़ी क्लियर हो जाएगी। इफेक्टिव एनर्जी है, पार्टिकल ऐसा पाथ लेता है जिसमें उसकी इफेक्टिव एनर्जी कम टाइम के साथ मिनिमाइज हो। टोटल एनर्जी की बात मिनिमाइजेशन नहीं है, इफेक्टिव एनर्जी की बात है। इसलिए प्रिंसिपल माइनस साइन मेरी ओपिनियन में ज्यादा जरूरी था। माइनस साइन मैंने कहा ना, बाद में तौजीहात बड़ी निकल सकती हैं कि आप डेरिवेटिव लेंगे काइनेटिक एनर्जी का। आप प्लस साइन लगा के देखें, यहाँ पर प्लस साइन आप लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार फोर्स के साइन बदल रहे हैं, तो आप कहेंगे वो एक ही तरीका था। काइनेटिक एनर्जी जो स्क्वायर होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस साइन लगा दे, मसले हल हो जाएंगे। सारी तौजीहात हैं, हमें पता है कि ये जवाब दे रहा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। अगर हमें ना पता होता तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा हैमिल्टन के किसी चीज को, बट ये हैमिल्टन का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हैमिल्टन कि दिस क्वांटिटी इज मिनिमाइज्ड। अच्छा, इस क्वांटिटी को फिर बाद में आप जो मर्जी नाम दे लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, सिर्फ मैंने जो अभी तक बात की वो मैंने ये कही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो फंक्शन है वेलोसिटी का, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन है पोजीशन का। अच्छा, ये 1 डायमेंशन में x का फंक्शन है, 3 डायमेंशन में r का फंक्शन हो गया x वेक्टर का। और अगर 3 से ज्यादा डायमेंशन होती, 3000 होती तो कोई मसला नहीं। क्यों ना एक क्वांटिटी डिफाइन कर ले। इसका मतलब है अगर मैं चेंज इन इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं। अच्छा देखिए, टाइम के एंड पॉइंट फिक्स है, हमेशा उस चीज के फिक्स होने। आपने देखा ना कि dt क्या वही हैसियत है जो dx की है, आइडल इक्वेशन है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ गया, dt इनटू, मैं क्या लिखने लगा, t ऑफ x डॉट माइनस u ऑफ x। ठीक लिखे ना? क्यों ना मैं एक छोटी चीज लिख लूं उनके लिए, ऐसा ना कर लो अगर आप मुझे इजाजत दें। दिस इज डेल्टा ऑफ t1 से लेकर t2 तक। इस फंक्शन को हम कैपिटल F कह लेते हैं, जिसका पहले कैपिटल F कहा था। ये फंक्शन है x का, ये फंक्शन है x डॉट का, और ये दोनों डिपेंड करते हैं टाइम पर इनटू dt। कोई गलती तो नहीं है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं बन गई इस डेफिनेशन के साथ, इस डेफिनेशन के साथ कि f के डेल्टा j इज इक्वल टू डेल्टा x1 से लेकर x2 तक dx f which is a function of y prime and x। x की जगह t आ रहा है, y की जगह x और y डॉट y प्राइम की जगह x डॉट। फर्क क्या है? वंस अगेन जो भी चीज है वो एंड पॉइंट पे वैनिश करेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा? क्या बनना चाहिए? वही को ये बननी चाहिए, बिल्कुल वही मेथड है। सिर्फ और सिर्फ आपको y की जगह क्या लिख देना है, x की जगह क्या लिख देना है, t, और y प्राइम की जगह लिख देना है x डॉट। बस आप चाहे तो कैलकुलेट कर दें। अगर आप कहते हो मैं आपको इक्वेशन बना देता हूं, बना देता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, लेट मी कैलकुलेट चेंज इन f। सो दिस चेंज इन x डॉट एंड t into dt is equal to क्या होगा ये, पार्शियल l ओवर पार्शियल x into क्या होना चाहिए आपको लगता है, पार्शियल l ओवर पार्शियल x into डेल्टा x, जो चीज यहाँ की वही आती है, प्लस पार्शियल l ओवर पार्शियल x डॉट डेल्टा x डॉट इंटीग्रेटेड अपॉन t1 से लेकर t2 तक
ये डेल्टा एक्स डॉट क्या है? आपको याद है ये यही चीज मैं थोड़ी देर पहले तो लिखा था, डेल्टा एक्स डॉट है डेल्टा ऑफ डी एक्स ओवर डी। और बाय डेफिनेशन मैं लिख चुका था कि चूंकि एंड पॉइंट पे वैनिश करता है तो ये यही लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स। वंस अगेन वही प्रोसेस आप करेंगे कि किसी तरीके से डी बाई डी टी को इसके साथ लेके आएंगे, वही सारा प्रोसेस। कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे या डेरिवेटिव लिखेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा यहाँ से? तो दिस आंसर इज T1 से लेकर T2 तक इंटू डेल्टा एक्स डी एल बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी टी अच्छा, अगर हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है कि ये क्वांटिटी मिनिमाइज हो, अब एक्सट्रीमाइज का लफ्ज कोई नहीं, मिनिमाइज हो, तो मिनिमाइज हो कि अगर इस क्वांटिटी को मैं जीरो पुट करूं तो एक ही सूरत निकलेगी यहां से, और वो सूरत ये निकलेगी कि जो बड़ी खूबसूरत इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है? अभी मैं आपको इस इक्वेशन की एक दो चीजें करके दिखाता हूं इस इक्वेशन से, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जिंदगी कितनी आसान है। अगर ये जीरो है तो एक ही सूरत हो। अच्छा, आपको पता नहीं यहाँ खास बात ये है कि डेल्टा एक्स एट टाइम t1 और डेल्टा एक्स जितनी भी चेंजेस होंगी वो एंड पॉइंट पे वैनिश कर देंगी। इसका मतलब है अगर x जो है वो x प्लस डेल्टा x में चेंज होता है, x डॉट प्लस डेल्टा x डॉट में चेंज होता है, तो जो फंक्शन कैपिटल L हमने लिखा है दैट चेंजेस टू L प्लस डेल्टा है। आपने वंस अगेन डेल्टा को जीरो पुट किया और जवाब निकाल दिया। तो क्या जवाब आया फिर आपके पास? So I have जो इक्वेशन आ गई, so this implies this is dl over dx minus dl over minus d over dt dl over, है ना? बिल्कुल आपको लग नहीं रहा अगर आप पिछली इक्वेशन से कंपेयर करें, y की जगह x, y प्राइम की जगह x डॉट, x की जगह t, बस तो वन लाइन पे इक्वेशन लिखी जा सकती है। अच्छा, आयलर ने तो काम किया ही था ना, मेथड तो आयलर की यूज किया ना हमने। सो दिस इज पहला नाम तो आयलर का होगा। दूसरा जो है जिसने फॉर्मलिज्म मैथमेटिकल किया, आयलर लैग्रांज, दिस इज नोन एज, आपको याद होगा पिछली दफा मैं जब भी आयलर बोलता था तो आयलर लैग्रांज, तो फिर कहता था नहीं आयलर ही, अब लैग्रांज है क्योंकि इसमें आपके एफ की बजाय फंक्शन एल आप पॉइंट। सो दिस इज द Euler's Lagrange, Euler Lagrange। तो अप्लाई करके देखते हैं। आपने नोट किया सारी चीज कहाँ आकर रुक गई? स्केलर्स की एनर्जी स्केलर है। सबसे बड़ा फायदा क्या है स्केलर का? ऐड सब्ट्रैक्ट इसी तरह होते हैं जिस तरह आप ऐड हो रहे हैं, है ना? और सबसे दूसरा बड़ा फायदा है जिस मर्जी कोऑर्डिनेट्स में ले जाएं, ये स्केलर की डेफिनेशन क्या है? जिस मर्जी फ्रेम में ले जाएं, इस फ्रेम से उठा के किसी दूसरे फ्रेम में ले जाएं वेरिएबल। फोर्स के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको याद हो? मैंने कहा था अगर आप एक तीर को पकड़ के सीधा चले और अगर आप अपना रास्ता बदल लें, तो आपने तो इसको सीधे ही रखा हुआ था, लेकिन चूंकि आपने अपनी बॉडी के हिसाब से इसको इधर अगर बांधा हुआ है, आप जब चेंज होंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अपना रास्ता बदलता हूँ तो फोर्स डायरेक्शन बदल लेती है, एनर्जी कोई डायरेक्शन स्केलर, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? सारी बात आके रुक गई है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कितना आसान काम है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी। आपने सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है जिस मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप काम करें। आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, दोनों का डिफरेंस लें, लैग्रांजियन आ जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा देखिए, अगर मैं आपको कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लिख के दिखाऊंगा तो देखिएगा जरा इक्वेशन क्या बनेगी। एक बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन इससे बनेगी, वो बाद में जाके मैं करूंगा प्रूफ एक और तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चाहता हूँ वो थोड़ा सा बताऊं मैं आपको कि ये फॉर्मलिज्म है, थियरी नहीं है, कोई नहीं, फॉर्मलिज्म है। आपको याद है पर कंजर्वेटिव सिस्टम, मैं बाद में इसको बहुत डिटेल से इसकी बात करूंगा, लेकिन आज चलिए आपको मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। पर कंजर्वेटिव सिस्टम अगर आप देखें तो
इसके बाद हम इसकी एक दो एप्लीकेशन भी देखते हैं। आपको पता है कंजर्वेटिव सिस्टम में P इज अ फंक्शन ऑफ x डॉट होती है और U इज अ फंक्शन ऑफ x और क्योंकि फोर्स डिराइवेबल होती है फ्रॉम दिस। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करें dl by dx यानी पार्शियल l ओवर पार्शियल x, तो क्या बनना चाहिए? अच्छा, ये बनना चाहिए ना पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ t माइनस u, लेकिन t में तो कोई पोजीशन नहीं है ना, क्या आंसर आ गया इसका? माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल x, और आपको पता है ये फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वन डायमेंशन अगर ठीक है, अच्छा अगर थ्री डायमेंशन होती ना तो हर डायमेंशन में इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, अगर मैं कैलकुलेट करूं पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स का, क्या जवाब आएगा? v by dx डॉट t माइनस u। वंस अगेन मैं कह रहा हूं कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, सो दिस बिकम्स, अच्छा इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगी, तो दिस इज dt by dx डॉट, है ना? ठीक लिखा है ना? तो आपको पता है कि फोर्स क्या आ गई? अच्छा नहीं, इसमें डालना भी है, इसमें डालना भी है ना? अच्छा चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए मान ले, वरना ना भी माने कोई बात नहीं, चले ना। सो दिस इंप्लाइज 4fx इज d by dt of dt by, यकीन करें ये फोर्स की बिल्कुल सही डेफिनेशन है, यकीन करें फोर्स की बिल्कुल ही सही डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू x वेलोसिटी डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी का जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल आएगी। मैं इसकी एप्लीकेशन आपको करा के दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपने जब भी कैलकुलेशन करनी है ये बात याद रखनी है, सबसे पहले अपना सिस्टम देखेंगे क्या उसमें कोई कंजर्वेटिव सिस्टम है, कोई रेजिस्टेंस, कोई चीज ऐसी तो नहीं है बीच में। कंजर्वेटिव है तो dl by dx becomes du by dx, dl by dx dot becomes dt by dx dot, that's all, कोई लंबी चौड़ी इसके बारे में बात नहीं करनी। तो चलें अभी मैं इसकी एक आपको एप्लीकेशन कराता हूँ ताकि थोड़ी सी, सबसे हमारा पसंदीदा कायनात का सिस्टम है ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हर चीज में घुसा होता है। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन बताएगा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पहला स्टेप वन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? T इज इक्वल टू हाफ m x डॉट, ये x क्या था? ये था डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन जिसके गिर्द ये अपनी मोशन करता है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा चलिए u of x is half a x squared, ठीक है? यही है ना, एक पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोला होती है क्योंकि तभी तो मिनिमम एग्जिस्ट करता है ना, मिनिमम के अराउंड एक प्याले की शेप है। सो सबसे पहला स्टेप तो आपने लैग्रांजियन लिख दिया, लैग्रांजियन इज t minus u is equal to half m x dot squared minus half x squared, ठीक लिखा मैंने? अच्छा चलो अब आप करें जरा यही काम जो आपने किया पहले, ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, फिर मैं इसको एक नया नाम देता हूँ कहने जरा। सो इफ आई कैलकुलेट dl by dx, मैंने आपको पहले कहा था अगर ये कंजर्वेटिव सिस्टम है तो dl by dx इज नथिंग बट दिस इज माइनस du by dx which is equal to half a into 2x, so this is equal to, this is equal to what? This is equal to kx। मैंने ये माइनस अच्छा यहाँ माइनस सो ओके, फिर मुझे माइनस डी बाई dl by dx, अच्छा माइनस डी बाई dx माइनस आ गया, बिल्कुल सही, थैंक यू। यहाँ माइनस, अच्छा चलिए dl by dx डॉट क्या होगा? mx dot, okay, mx dot, सही।
आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या देगी तीसरे स्टेप में? अब दूसरा स्टेप, आपका तीसरा स्टेप क्या है? ये है dr by dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? माइनस के एक्स माइनस डी बाई डी या एम एक्स डॉट परफेक्टली फाइन. एम एक्स डॉट इज अ फोर्स. Yes. So the force is, इसका मतलब है mx double dot is equal to minus kx. या x double dot is directly proportional to minus x, which is the famous Hooke's law. Hooke's law है नहीं? क्या पता चला आपको यहाँ से कि ये इक्वेशन जो है ये क्या दे रही है आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं दे रही. इसलिए हम आइलर लैग्रांज इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो रिजल्ट मिलता है आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन. और वैसे ही नजर भी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन है जब कोई चीज वक्त के साथ चेंज होती है तो मोशन. दैट्स व्हाई आइलर लैग्रांज इक्वेशन इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन. अच्छा, बहुत सारी जगहों पे इसको ऐसे लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है बात सबको? चलो एक और काम करते हैं. एक तरीका बता लिया है, अब मैं साबित करता हूँ आपके कि भाई ये हुक्स लॉ है एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें स्प्रिंग मौजूद था. स्प्रिंग किसे जाना जाता था? स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को हटाते तो एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वो पेंडुलम की होती है. लेकिन सबसे पहले हम देख, ये मैं आपको साबित करता हूँ कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो क्या तब्दीली आती है, इक्वेशन में क्या तब्दीली आनी चाहिए. अच्छा, अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाए तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है ना एक्स किस इक्वल होता है? एक्स किस इक्वल होता है? आर कॉस थीटा. अच्छा चलो, एक्स इज इक्वल टू आर कोसाइन थीटा. वाई किस इक्वल होता है? आर साइन थीटा. टू डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल नहीं. अगर आप एक्स डॉट कैलकुलेट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? अगर आप एक्स डॉट कैलकुलेट करें, आर और थीटा दोनों अगर वक्त के साथ बदलते हैं तो क्या होगा? आर डॉट कोसाइन थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट. एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते. सही किया मैंने कहा थीटा भी फंक्शन ऑफ टाइम है, आर भी फंक्शन ऑफ टाइम. अच्छा चलें, वाई डॉट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कोसाइन थीटा थीटा डॉट. अच्छा, अगर दोनों का स्क्वायर करूं तो क्या होगा? ये स्क्वायर करके ऐड करूं. अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो क्या होगा? अच्छा पहले देखते हैं, जब स्क्वायर करूंगा तो इसका आंसर आएगा आर डॉट स्क्वायर की टर्म पहले देख लेता हूं. आर डॉट स्क्वायर में यहां पर आएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा, जब पे यहां पे आएगा साइन स्क्वायर की थीटा. देखिएगा जरा लिखने का अंदाज में आपको एक बड़े सिंपल तरीका बताता हूं इसका, बाद में एक टर्म और तरीका निकालने का. अच्छा, अब थीटा डॉट वाली टर्म देखते हैं जरा. थीटा डॉट में एक टर्म ये है, स्क्वायर ही करना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा आर स्क्वायर भी काम है, प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. ठीक है मैंने. अच्छा, क्रॉस टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos थीटा sin थीटा वगैरह, और इसमें बिल्कुल एक ही जैसे हैं, साइन और कोसाइन बदल रहे हैं तो क्रॉस टर्म तो कट जाएंगे दोनों की. बेशक आप स्क्वायर करके देखें तो इसमें आएगा माइनस आर साइन थीटा कोसाइन थीटा आर डॉट थीटा डॉट, नीचे वाले में प्लस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो बड़ा खूबसूरत सा जवाब आ गया. तो दिस इज आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट. ये वेलोसिटी है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी. कोई सवाल तो नहीं आ रहा? सोच रहे होंगे क्यों निकाला. अगर मैं अब सिलेंड्रिकल पे करना होता ना मुझे, कोई मसला नहीं, प्लस जेड डॉट स्क्वायर.
और अगर स्फेरिकल में करना होता तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ डॉट स्क्वायर। अच्छा, मैं अब वंस अगेन कह रहा हूँ बाय इंट्यूशन देखिए मेरा क्या कैसे मैं लिखता हूँ। आर डॉट के डायमेंशन है लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर, इसके डायमेंशन है लेंथ स्क्वायर के, टाइम स्क्वायर के कम थे ना, ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ना था, तो ओमेगा स्क्वायर इज डी थीटा बाय डी आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा होल का स्क्वायर लिखा हुआ। अच्छा चलिए एक सिंपल चीज और करके देखिए जरा, लेट्स कंसीडर सिंपल पेंडुलम। पोटेंशियल एनर्जी वो चीज है जो हमारे अपने इख्तियार की चीज है, कैसे कि हम किसको रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करके बताता हूँ कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। अच्छा, अगर आप ये मान के चलें कि एक पेंडुलम है, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी सॉरी एक रोप है जिसकी लेंथ L है, अगर उसको मैं स्मॉल थीटा देता हूँ, थीटा बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉल थीटा, तो पहली तो बात है कि इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग है, तो ये पेंडुलम के लिए कोई क्या बननी चाहिए थी। अगर ये वेलोसिटी पेंडुलम की लिखता मैं तो कार्टेशियन में तो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर थी। अच्छा, पहले इस तरह करते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे तो कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी, एक x के लिए होगी, एक y के। याद है लास्ट टाइम मैंने कहा था y को yi से बदल दें, i फ्रॉम 1 to n हो, तो हर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन होगी। तो अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे तो आपको दो आइलर लैग्रांज इक्वेशन चाहिए होंगी आपको, एक होगी dl by dx माइनस dt by dl d by dt dl by dx डॉट इज इक्वल टू 0, दूसरी क्या होगी, इस x की जगह y आ जाएगा, हर x की जगह दो, x के नाम तो कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल सिर्फ y के नाम है, तो y के नाम ग्रेविटी की फोर्स उससे लग रही होगी बाकी कुछ। अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करें तो सबसे बड़ा फायदा देखिए क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगी, L डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, लेकिन L डॉट तो 0 है, क्यों 0 है डॉट, क्योंकि लेंथ तो पेंडुलम की चेंज हो ही नहीं रही, लेंथ तो फिक्स्ड है। तो आप देखें ये कोऑर्डिनेट्स बड़े अच्छे थे, बजाय इसके कि मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, मुझे एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, और वो इक्वेशन किस में है, थीटा डॉट में, क्योंकि L तो फिक्स्ड है ना, L में तो कोई इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ थीटा डॉट। तो सम टाइम्स आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये हर दफा ऐसा नहीं होता कि पोलर में जाने से इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। मैं अगले लेक्चर में एक एग्जांपल करूंगा जिसमें पोलर में जाने से इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएंगी उस सिस्टम की जो अदरवाइज बड़ा सिंपल था, मैं उस पे आऊंगा अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक चीज यहाँ कैलकुलेट करने दीजिए। आप में से मुझे कोई लिखवा सकता है पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी, एनीवन? half mx dot square plus y dot square. अच्छा चलो, ओके चलो लैग्रांज लिखवा रहे हो, L इज इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस m क्या ये होगी ना, माइनस mg डिस्टेंस y। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा होता, अगर ये एंगल थीटा होता तो इतनी लेंथ कितनी बन जाती है भाई, ये बन जाती ना L कोसाइन थीटा, ये वाली लेंथ, ठीक है ना, अगर इतना एंगल इधर जाता तो ये L कोसाइन थीटा, ये लेंथ कितनी बच जाती है यहां से लेकर यहां तक, L में से L कोसाइन थीटा निकालते हैं ना, देख ले थीटा को 0 पुट करें तो वापस ओरिजिनल लेंथ नहीं बन, क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ L है, इसमें से ये निकाल दें तो ये बच जाएगी, ये वो लेंथ है जितना आपने इसको y एक्सिस में ऊपर उठाया है, L कोसाइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप इस इक्वेशन को थीटा कोऑर्डिनेट्स में लिखते हो क्या इक्वेशन बन जाती है, हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg L into 1 माइनस कोसाइन थीटा। L का मान ले लिया, आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या बन जाएगी, कौन बताएगा, dl over d थीटा माइनस
d by d theta partial L over partial theta dot is equal to 0. यही चीज है ना? और कुछ गलत कर दिया मैंने? सर जी वहाँ अगर थीटा 0 पुट करेंगे तो L माइनस L 0 हो जाएगा। किसमें थीटा 0 पुट करेंगे तो इसकी कोई हाइट ही नहीं होगी ना। एज था ना, एज क्या हो जाएगा वापस कहाँ पे पेंडुलम आएगा अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आके हाइट 0 हो जाएगी। हाइट 0 होने का मतलब नहीं लेंथ 0 हो जाएगी, ठीक है। और जितना ऊंचा था उसकी ऊंचाई खत्म होगी, वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगी, पोजीशन पे। अच्छा dl by d थीटा क्या है कौन बताएगा? सो dl by d थीटा कौन कैलकुलेट कराएगा? ये माइनस है, कोसाइन थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो दिस बिकम्स माइनस mg साइन थीटा, ठीक है ना मैंने ये माइनस mg साइन थीटा इनटू वैल्यू माइनस d by d थीटा L थीटा इक्वल टू 0। तो पहली तो बात ये है कि पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे कैसे? मैथ्स भी नहीं आएगा, मैथ्स लिखे ही मैंने तो इस जगह मैथ्स भी डिपेंड नहीं करता। अच्छा चलो, और एक्चुअल इक्वेशन क्या बन गई? एक्चुअल इक्वेशन बन गई है थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। लेकिन हमें यह बात पता है कि जिस तरह स्प्रिंग की एक इलास्टिक लिमिट होती है और अब x उतना ही ले सकते हैं डिस्टेंस मीन पोजीशन से जिससे स्प्रिंग की इलास्टिक लेंथ इलास्टिसिटी इलास्टिक लिमिट जो स्प्रिंग की, इस तरह ये पेंडुलम की भी एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं जर्किंग लिमिट। ऐसा ना हो कि उसको इतना ऊपर ले जाए कि वो जर्क लेके नीचे आए। तो इसलिए हम यूजुअली, अच्छा ये स्मॉल का भी ना लफ्ज बड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग कहते हैं स्मॉल 1.5 डिग्री है, कोई लिमिट नहीं है, कोई नहीं है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है। पेंडुलम की लेंथ कितनी है? अगर एक पेंडुलम चांद से बांध आया तो शायद उसको 30 डिग्री में छोटा सा लगे, लेकिन अगर एक पेंडुलम हो ही आधे फुट का तो शायद उसे 1 डिग्री में बहुत ज्यादा लगे। तो सम ऑफ दिस थीटा इज स्मॉल। एग्जैक्टली ये है कि एक ऐसा लिमिट है जो तभी मैंने कहा जो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हो, जैसा स्प्रिंग है यहाँ इलास्टिक लिमिट जर्किंग लिमिट है। हैं? क्या चीज़? मतलब लेंथ को डिफाइन करते हैं रेडियस, सॉरी थीटा को डिफाइन करते हैं लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ s इक्वल टू आर्क थीटा। आर्क लेंथ है ना वो, तो आर्क थीटा से निकल रही है, थीटा इज इक्वल टू l ओवर r। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक छोटे पेंडुलम के लिए आर्क लेंथ, बड़े के लिए शायद वही आर्क लेंथ कुछ हो, लेकिन रेशियो अल्टीमेटली थीटा की वही है। तो मैं कह रहा हूँ अमूमन हम ये समझते हैं l जो है वो थीटा 1 डिग्री है, ऊपर प्रोटेक्टर लगा के नहीं यार, छोटे पर जितनी उसकी लेंथ है शायद वो दूर भी ले जाओ s इक्वल टू r थीटा से, जिस तरह आप कह रहे हैं l इक्वल टू r थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसलिए बात चीजों में लिखा होता है थीटा इज 1 डिग्री 2 डिग्री, छोड़ दें। थीटा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि मैं साइन की सीरीज खोल दूं तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसका मतलब है एक जगह पे कुछ गलती की है, एक जगह पे गलती की हुई है इसमें l स्क्वायर है। हाँ, एक l का g ओवर l क्योंकि एक लेंथ पे डिपेंड करना था। बात हम ये कर रहे थे कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो नजर आना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस जी थीटा ओवर एल। अगर ऐसे करके देखें ना तो मसला हल हो जाएगा। थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल थीटा, डायमेंशनली भी बिल्कुल फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ k becomes g, m becomes l और x becomes theta। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है जबकि वो कार्टेशियन डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल ठीक है, कोई सवाल नहीं आता। आपने नोट किया मैंने एक चीज की थी यहाँ पर, मैंने कहा था कि x जो है वो फंक्शन है l cos थीटा का और y भी फंक्शन है l cos थीटा का। इसका मतलब है मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जा सकता हूँ।
सिर्फ फर्क इतना है मेरे लिए कि किस कोऑर्डिनेट्स में काम करना आसान है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अचीव की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 2। एक्स के लॉन्ग में मूव कर सकता था, वाई के लॉन्ग में मूव कर सकता था। पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 1। इसका मतलब है देयर आर ऑलवेज द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जिसमें मिनिमल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द सिस्टम। मैं क्या कह रहा हूं? यू नीड मिनिमल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द सिस्टम। या मैं इसको एक और नाम भी दे सकता हूं, मिनिमल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू गिव द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इस क्वेश्चन में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास वो r थीटा l थीटा पे, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही रहेगा। क्यों एक डिग्री? देखें एक सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने यूज की है, एक कंस्ट्रेंट आपने लगाया है। अगर जितने आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उतने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होना, तो उसके लिए लफ्ज यूज कर लेते हैं प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। प्रॉपर अगर ठीक है उतनी है ना जितनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें आपके पास एक कंस्ट्रेंट भी था। वो कंस्ट्रेंट क्या था? लेंथ फिक्स्ड हो गया। एग्जैक्टली। तो जो ही आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, पहले आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 2 थी। तो पहले आपके पास 2 थी, 2 में से फिर एक निकल गया तो एक ही रह गया। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती है एक्चुअल जो डिग्रीज हैं माइनस द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसकी मिसाल सफेद के लेते हैं। एक सफेद के ऊपर सफेद की सरफेस है, तो सफेद की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3 है। अगर आप सरफेस पे होंगे तो कंस्ट्रेंट पे होगा ना, कि r फिक्स है। एक कंस्ट्रेंट है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 में से जब 2 चली निकल गई, एक निकल गया, तो बाकी आपकी कितनी इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी? अब आपके पास 2 रहेगी। तो अगर आपको 2 ही जनरलाइज 2 ही कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट चाहिए हो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, दैट वी नीड दिस एज अ प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इफ दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ independent generalized coordinate, then we call them the proper generalized coordinates. Proper का लफ्ज़ है। Usually हम generalized coordinates को Q से लिखते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल से अभी बात करता हूँ, थोड़ा सा लिखता हूँ इसके बारे में, फिर इसकी एक इक्वेशन लिख के बाकी इसकी एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है किसी ने? हाथ उठा दिया। कोई सवाल है किसी का? कोई कुछ कहना चाह रहा था शायद? नहीं? इसको जरा बेहतर मिसाल से सीखने की कोशिश करते हैं। जरा अभी तो मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है ना कि आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में चले गए, कंस्ट्रेंट से निकले, कंस्ट्रेंट निकले, तो नंबर इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एक ही रहेगी 2 में से। फर्ज कीजिए आपके पास n पार्टिकल्स हैं। चलिए आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स कितने हैं कि देयर आर n पार्टिकल्स, और इनको अगर आप 3 डायमेंशन में आप स्पेसिफाई करना चाहें तो किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं आप इसको? फर्ज कीजिए एक पहले का वेक्टर है r वेक्टर। मुझे r वेक्टर लिखना पसंद नहीं है, लेकिन चले मैं पहले का है r1 है, दूसरा है जैसे ये कोई दूसरा था हमारे पास ये r2 वेक्टर है, चलते चलते ये हमारे पास rn वेक्टर है। कितने इंडिपेंडेंट, कितने कोऑर्डिनेट्स आपको, कितने वेक्टर्स चाहिए आपको? n चाहिए। हर एक कितने डायमेंशंस में है? 3 में। इसका मतलब है कितने कोऑर्डिनेट्स हो गया अब आपके? n था 3 डायमेंशन में, तो नंबर ऑफ हर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक वेक्टर था। इट मींस यू हैव 3n कोऑर्डिनेट्स। अब मैं बड़े आसान तरीके से इसकी बात करूंगा। अब फर्ज कीजिए ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी इस तरह है कि भाई r1 और r2 इंडिपेंडेंट नहीं है। फर्क कीजिए r1 और r2 इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनके दरमियान में एक वेक्टर है जो r12 है। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट भी आ गया। आप कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रह गए हैं? 3n माइनस जितने कंस्ट्रेंट्स हैं। अब मैं अगर कहूं कि अगर इसके ऊपर वो की नोटेशन यूज करो, अगर इसके ऊपर अगर उसके ऊपर k कंस्ट्रेंट्स हैं तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने रह गए? 3n माइनस, है ना? इसको हम यूजुअली
लिख लेते होते हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से देम एस। ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो अब आपको चाहिए। पेंडुलम के लिए आइए जरा, एक ही पार्टिकल था, 3 की बजाय 2 डायमेंशन में था, 2 कोऑर्डिनेट्स थे, 2 आ गया यहाँ पर। कंस्ट्रेंट कितना था? 1 था। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने थे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। दिस इज नोन एज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब अगर आपके पास ऐसी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और एस ही जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, then you need these are known as proper generalized coordinates. Otherwise, अगर आपके पास generalized coordinates और equation of constraints हैं तो आप सिस्टम को completely specify कर सकते हैं, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी थी कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम था तो आपके पास equation of constraint ये थी कि L is equal to constant, dL by dt is 0, so L is equal to constant is your equation of constraint। उसके बाद आपके पास कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स थे? 1। परफेक्टली स्पेसिफाई होगी सिस्टम के बारे में। तो अगर आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते थे कि सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते थे। अच्छा, ऐसे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, दीज आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड दे आर डिनोटेड बाय क्यू। क्यू आई हम क्या लेते हैं? अच्छा, जरा थोड़ा सा फर्क देखिएगा, क्यू आई है थोड़ा सा हिसाब रखते हैं। जरा एक चीज, अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, आप लिखे x अल्फा, अल्फा रन्स फ्रॉम 1 to n। क्यों? हर पार्टिकल के लिए एक वेक्टर है ना, तो इसको मैंने r अल्फा भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने x अल्फा मुझे लिखना पसंद है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है और कितने डायमेंशन है यहाँ पर? i है, i रन्स फ्रॉम 1 to तो ये 3n पूरे नहीं हो गया अब आपके पास? n है और 3 डायमेंशन में 3n पूरे हो गए ना। q कितने बचे हैं? अगर मैं इज अ फंक्शन ऑफ qi लिखूं तो या qj लिखूं अगर मैं, तो j को कहां से लेकर कहां तक रन करना चाहिए? अब पता चलता है ना, j को कहां से लेकर कहां तक रन करना चाहिए। 1 से लेकर s तक। क्यों? मैंने क्या कहा था, कितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होंगे? s। लेकिन इसमें एक मसला है, वो क्या है? कौन बताएगा? इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? आपको एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट भी तो चाहिए होगी, f ऑफ k। आपको एक इक्वेशन ऑफ, क्यों? क्योंकि ये उस सूरत में है जब आप f के कोई भी चीज लिखी होती, इक्वल प्लस ये कांस्टेंट है जो भी है, एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, एक ने k कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि टोटल 3n में से आपने k कंस्ट्रेंट्स लगाए तो s आए थे ना, तो इसका मतलब नाउ यू नीड s कोऑर्डिनेट्स। अगर आप s नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मुझे बता देते, जैसे सिंपल पेंडुलम में मुझे अगर आप एक कोऑर्डिनेट बता देते और एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बता देते, तो मैं सिस्टम के बारे में कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकता था। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आर द मिनिमल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स that can completely specify the system together with equation of constraint, together with equation of constraint। ये मैंने अपना जुमला पूरा किया। इसको मजीद देखते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद जब सॉल्व कर। अच्छा, मजीद मानिए कि आप इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से उधर भी जा सकते हैं। यानी अगर आप x से r और थीटा में जा सके तो थीटा और r में से x में भी जा सकते हैं। याद ना आपको, थीटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x था और r जो था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपको कि प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फिर कौन से होते हैं कि जितनी सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं, अगर उतने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हों तो वो प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले देखें जरा सरफेस ऑफ अ स्फीयर के लिए आसान तरीन एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने लंबी थोड़ी बात की है, लेट्स स्टार्ट होगा। लेट मी रिपीट दिस वन। 3 डायमेंशन था, 3n पार्टिकल्स थे 3 डायमेंशन में, तो 3n कोऑर्डिनेट्स थे, k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स थे।
तो उनके लिए के कंस्ट्रेंट इक्वेशंस थी, जितने बाकी चीजें बच गई थी अगर उतने ही कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए हो तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर की कंडीशन क्या है? पहले वाला स्फीयर के लिए होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस कैन बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 which है इक्वल छोड़। अब मैं सरफेस में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि r मैंने खत्म कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का। अच्छा, अगर मैं r का r को r से डिवाइड कर क्या आंसर आ जाएगा? x ओवर r का स्क्वायर प्लस y ओवर r का स्क्वायर प्लस z ओवर r का स्क्वायर इक्वल टू। ये किस चीज की इक्वेशन है? डायरेक्शन को साइन से आप निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते उससे कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अच्छा, अगर x ओवर r को देखिए, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि q1 का स्क्वायर प्लस q2 का स्क्वायर प्लस q3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक तो यहां से ये नतीजा निकला है कि लाजमी नहीं होता कि हर दफा कोऑर्डिनेट्स के डायमेंशन लेंथ के। जब आप पोलर में गए थे कार्टेशियन से तो डायमेंशन बिल्कुल बदल गए थे, तो लाजमी नहीं है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो हमेशा लेंथ के डायमेंशन हो। इट वी कैन हैव एनी डायमेंशंस, लेंथ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। अच्छा, यहां से अगर आप q3 स्क्वायर निकालें, q3 निकालें तो क्या आंसर आएगा? 1 माइनस q1 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में। तो बड़ा मसला बन गया, सारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इंडिपेंडेंट तो q1 और q2 ही हैं, q3 तो उन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास दो पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास प्रॉपर हैं। क्यों? जब हम सरफेस पे होंगे तो कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होंगे? दो चाहिए होगा। इसका मतलब है अगर आप q1 और q2 स्पेसिफाई कर दें और साथ एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट भी मुझे दे दें कि z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है ना, कि सरफेस के ऊपर z जो है वो फिक्स हो जाएगा, z तब्दील नहीं होगा। जो भी है z r के बराबर, तो अब आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? दो ही चाहिए ना। तो अब आप देखें, अगर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट और कोई से दो, अगर मुझे आप x y दे देते या q1 q2 दे देते और एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बता दे देते, तो मैं सिस्टम के बारे में कंप्लीटली स्पेसिफाई कर देता। देन आई हैव दीज एज अ प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। प्रॉपर का मतलब क्या है? s सरफेस के ऊपर s किसके बराबर है? स्फीयर के। s इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यही था ना। दो कोऑर्डिनेट्स नहीं है ना, दो कौन से हो गए? q1 और q2। अगर आप मुझे q1 और q2 बता दें और इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बता दें तो मैं आपके सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई करा सकता हूं। किसी का कोई सवाल हो? चाहिए कोई सवाल? वो थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। फॉलो नहीं कर सकते इस बात किस बात को? कुछ नहीं किया, इसको उठा के दूसरी तरफ लेकर स्क्वायर रूट इसको उठा के उधर ले गया हूँ और स्क्वायर रूट लिया। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। मैंने अब कहा कि अगर आप मुझे q1 q2 बता दें तो q3 फिक्स हो जाए। इसका मतलब इंडिपेंडेंट तो दो ही हैं। इसका मतलब आपने जो लिखे थे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 q3 वो प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्फीयर पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो थी, आपके पास 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। प्रॉपर के लिए क्या था? जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते। तो मैंने कहा अगर आप मुझे q1 q2 बता दें और साथ में इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बता दें, दिस इज परफेक्टली फाइन। नाउ आई हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्यों? मेरे पास दो ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मेरे पास दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं? किसी का और कोई सवाल तो प्लीज कोई क्वेश्चन हो किसी का? यहाँ तक पेंडुलम का केस करते तो क्या था? 2 - 1 = 1, एक कंस्ट्रेंट एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर आप 4 डायमेंशन में होते 3 डायमेंशन की बजाय तो क्या होता? q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर प्लस q3 स्क्वायर प्लस q4 स्क्वायर। आप q4 को लिख सकते हैं बाकी 3 की फॉर्म में। इसका मतलब आपके पास 3 ही इंडिपेंडेंट होते हैं।
इसका मतलब है 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 Q3 और इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट परफेक्टली फाइन प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फाइन करते हैं आपके पास। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं क्या है कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूँ कि जी Q1 Q2 Q3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये इक्वेशन है, आप मुझे बताएं कि ये प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स सिर्फ, तो आप उस इक्वेशन पुट करके देखें अगर किसी एक को भी बाकी की फॉर्म में लिखने का तो आप कहेंगे ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये प्रॉपर जनरलाइज्ड नहीं है। प्रॉपर जनरलाइज्ड की डेफिनेशन यही थी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। काफी बात की हमने प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की क्यों बात की, सवाल पर क्यों भाई ऐसे क्या हमें मजबूरी आ गई थी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात हमें करनी पड़ी। पता क्यों जरूरत पड़ी? कंस्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली शामिल हो गए। आपने जब आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात कर ली है ना तो कंस्ट्रेंट्स को ऑटोमेटिकली आप ले आए हैं। क्यों? क्योंकि पेंडुलम के केस में जो ही आप r और थीटा में गए थे तो आप कंस्ट्रेंट्स को ऑटोमेटिकली शामिल कर लिया। तो पहली तो बात है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पेश आती है, व्हेन वी हैव टू इंक्लूड द कंस्ट्रेंट्स। दूसरी चीज क्या है वो बाद में आपको उसके उत्तर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं चाहता था मैं आपको कर दूं जो आइलर-लैग्रांज इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं एक कंडीशन एक ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन लिखूं, अब मैं एक के लिए नहीं लिखूंगा n पार्टिकल्स के लिए लिखूंगा और n कोऑर्डिनेट सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए थी? dl/dxi minus d/dt of dl/dxi dot equal to 0। ये तो ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट्स है। अगर इसी इक्वेशन को मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहता हूं तो क्या माइनस d/dt ऑफ इसका मतलब है अगर कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है तो कोई जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी होती है। बाय टर्मिनोलॉजी दिस इज वेलोसिटी, टर्म है इसकी वेलोसिटी के। हमें पता है पोजीशन का डेरिवेटिव तो वेलोसिटी होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव नॉट नेसेसरली ऑफ वेलोसिटी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि वी कॉल इट एज अ वेलोसिटी कि qi अगर कोऑर्डिनेट्स है तो qi डॉट जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। इसका मतलब अब अगर आपका जो लैग्रांजियन है वो किसका फंक्शन है? अब आपका लैग्रांजियन फंक्शन है qi का, qi डॉट का और ये दोनों t पे डिपेंड करते हैं। बस दिस इज नोन एज, वंस अगेन लेट मी से इट अगेन, qi के डायमेंशन हमेशा लाजमी नहीं है पोजीशन के हो, qi डॉट के डायमेंशन लाजमी नहीं हमेशा वेलोसिटी के हो। जो भी चीज होगी ओरिजिनल q ओवर टाइम के डायमेंशन होंगे, क्योंकि थीटा डॉट इज नॉट अ वेलोसिटी, l थीटा डॉट इज वेलोसिटी। हाँ, मैं आगे बात करूंगा इसकी के ये थोड़े से ना बस एक कानून है वेलोसिटी का, है ना? ये जरा कानूनी सी बात हो गई है कि xi वाली xi डॉट वेलोसिटी है तो qi वाली qi डॉट, बिल्कुल सब आपने सही कहा। और कानूनी के लिए ना हम देखिएगा ग्लव्स यूज करेंगे कैनोनिकल, डिराइव्ड है फ्रॉम कानून। तो ये फिर इसकी बात बाद में होगी। कहा के सवाल करेंगे जी ताला क्या गारंटी है कोई गारंटी नहीं। जब कोऑर्डिनेट हम चेंज करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म चेंज करेंगे। हाँ, क्या गारंटी है कि अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म हम चेंज करेंगे? इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन बाय द वे। एंड पॉइंट फिक्स रखेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि डिराइव जिस मर्जी कोऑर्डिनेट्स में कर रहे थे आपके एंड पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप आइलर-लैग्रांज इक्वेशन लिखते हुए आप x में लिखते वेरिएशन इन x लिखते dx। नहीं, जब आपने j चेंज करना तो अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो j को भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से चेंज करेंगे। वहां पर जो डेल्टा x t1 t2 पे 0 था, यहाँ डेल्टा q t1 और t2 पे 0 होगा। तो ये फॉर्म इसके बरकरार रहेगी। मैंने नहीं कहा कि इस फॉर्म से ये फॉर्म डिराइव हो जाएगी, ये मैंने कही था, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये बात की है वो सारे का सारा प्रोसेस जो आपने पहले x y z में किया था, xi में किया था, वो सारे का सारा प्रोसेस आप q में करेंगे। अगर आपके पास पहले जो है ना था डेल्टा x, आपने कहा था ना, आपने कहा था कि डेल्टा x i of t इज इक्वल टू डेल्टा x i of t2, ये 0 है। तो
अब आप कहेंगे डेल्टा क्यू आई एट T1, ये इतना इसीलिए कि उसी में आपको अपनी लिमिट्स लेके जानी पड़ेगी, तो फिर फॉर्म डेफिनेटली प्रिजर्व रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी। लेकिन इसके साथ एक कोई ना कंस्ट्रेंट भी चाहिए होगी ना, क्योंकि अगर ये n इक्वेशन है, ये s इक्वेशन है, तो k इक्वेशंस कम है ना, वो k किसकी फॉर्म में होगी, वो k होगी कंस्ट्रेंट की फॉर्म में। तो मैंने बात से ये कहा कि ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जितने कम हैं इन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बस दैट्स ऑल। कोई सवाल नहीं? जी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है कि लगान की फॉर्म चेंज हो एनर्जी एनर्जी है ना, एनर्जी नहीं बदल सकती, टाइम यूनिक है। हैमिल्टन होता है ना, हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं कि हाँ। कि आप इक्वेशन की फॉर्म अगर आप हैमिल्टन की फॉर्म सेम मैग्नेटिक से कोवेरियंस बिल्कुल कोई तो उस केस में मैं पता है कि क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन द चेन फॉर्म तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेगान की फॉर्मूले मेरा मेरा ख्याल है कि इफेक्टिव एनर्जी इसके लिए टोटल एनर्जी का हिसाब रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि टाइम आप चेंज एनर्जी भी चेंज बिल्कुल फॉर्म हो गई नहीं, लेकिन आप याद रखें कि आपकी कोवेरियंस वहाँ बड़ी। जब हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि वो जगह से शुरू करते हैं जब की चलो इसमें इफेक्टिव एनर्जी दूसरी टोटल एनर्जी, दोनों में वाज़ेह फर्क है। मैं कहाँ से सोच रहा ये जो कहानी पूछा था कि लेगान की थोड़ा वेरीफाई करने का था जो लेगान का है थोड़ा सा वेरीफाई करके बस रिजल्ट डिफाइन किया था इसी नहीं डिराइव में भी ना होता, हमें नहीं पता था कि वो क्या एफ हमने ये तो क्या किया था कि फंक्शन है पोजीशन और वेलोसिटी का, पर इस तरह का फंक्शन